फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। पहले तो मैंने सोचा था कि पूरा पेपर जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में ही समझा दूं, फिर लगा कि जो है ऑन बोर्ड समझा देती हूं। कई चीज़ें, कई क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी थी, बिना बोर्ड के आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो है एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट जो है जितने भी क्वेश्चन, हम सारे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो भी। पहले क्वेश्चन में बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पटी और void एलिमेंट इन HTML। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ऑप्शन दे रखे थे P टैग, बी ऑप्शन था BR टैग, सी ऑप्शन था आपका एब्रिविएशन टैग और डी ऑप्शन था आपका सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो ये क्या होते हैं भाई? देखो, सबसे पहले तो यही देखो कि ये क्या होते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि वो चीजें क्या होती हैं। तो जो एम्पटी टैग और वॉइड टैग होते हैं वो टैग होते हैं जो ओपन तो होते हैं, मतलब जो ओपन तो होंगे लेकिन क्लोज नहीं होंगे, मतलब जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। ठीक है, और HTML का आप सबको पता है कि HTML को जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? फटाफट सारे बच्चे साथ में बोलो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML का फर्स्ट टैग कौन सा होता है भाई? HTML होता है। ठीक है, HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? फटाफट कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैंने ये HTML को स्टार्ट किया, जब मैं इसको क्लोज करूंगी लास्ट में, तो HTML जब क्लोज होगा तो लास्ट में इस तरीके से स्लैश लग के और फिर जो है हम HTML को क्लोज करेंगे, देन हम लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में आपका स्लैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग होती है और ये आपका ऊपर वाला जो है वो ओपनिंग होगी। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। और आप सबको पता है कि HTML में जो है प्री डिफाइंड टैग होते हैं, यूजर डिफाइंड टैग नहीं होते। तो भैया अब एम्पटी टैग क्या होगा? ओपन तो होते हैं, क्लोज नहीं होते। तो देखो, पी टैग आप किस लिए यूज करते हो भाई? थोड़ा डिस्कस कर लो। पी टैग आप यूज करते हो पैराग्राफ के लिए। पी टैग आप किस लिए यूज करते हो? पैराग्राफ के लिए। ठीक है, और पैराग्राफ में क्या होता है, आप पी को ओपन करोगे तो भाई पी को आप क्लोज भी करते हो। तो ये तो आपका एम्पटी और वर्ड टैग नहीं है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब आ जाओ BR टैग। BR टैग आप किस लिए यूज करते हो भाई? ब्रेक के लिए। किसके लिए? लाइन को ब्रेक करने के लिए। किस लिए? लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, तो ये जो टैग होता है ना, ये आपका ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो टैग है ये आपका एम्पटी और वॉइड टैग होते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? एम्पटी और वॉइड टैग होते हैं। अब आ जाओ एब्रीविएशन के। एब्रीविएशन टैग आप कहां पर यूज करते हो? जैसा कि मैंने कहा कि HTML जो है वो प्री डिफाइंड टैग रखता है, वहां पर यूजर डिफाइंड टैग नहीं होते। तो भैया एब्रीविएशन क्या होती है? अगर मुझे किसी की फुल फॉर्म लिखनी है, लाइक मुझे FTP की फुल फॉर्म लिखनी है, तो मैं एब्रीविएशन लगा के, एब्रीविएशन वाला टैग लगा के फिर मैं लिखूंगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगी? एब्रीविएशन को क्लोज करवा दूंगी। ठीक है, तो एब्रीविएशन में मुझे किसी की भी फुल फॉर्म लिखनी है तो मैं एब्रीविएशन टैग का यूज करूंगी। ठीक है, तो एब्रीविएशन टैग भी आपका क्या होता है? ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, अब आ जाओ सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ, बाकी तो सारा समझ में आ गया होगा ना। अब लास्ट ऑप्शन रह गया है, इसको देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। ये जो सुपरस्क्रिप्ट टैग होता है ना, सुपरस्क्रिप्ट टैग, ये क्या करता है? देखो, दो टैग होते हैं आपके, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। दोनों को ध्यान से समझना। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट टैग जो होता है वो SUP होता है, SUP, और सब क्या होता है? SUB। ठीक है, इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। और इसमें क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट में जो है किसी वैल्यू के ऊपर, मतलब किसी वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू लग जाती है उसको आप सुपरस्क्रिप्ट कहते हो। जैसे S² हो गया, A² हो गया, B² हो गया, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? सुपरस्क्रिप्ट हो जाएंगे। अगर वैल्यू आपकी किसी वेरिएबल के नीचे लग जाए, जैसे आपका H2O, जैसे आपको पानी का फॉर्मूला बताना है, ऑक्सीजन का बताना है, या किसी और के नीचे लगाना है, तो ये होती है आपकी सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और ये चीजें जो है हमने कहाँ पर जो है आपके जब हमने वर्ड पढ़ा था, पावर पॉइंट पढ़ा था, एक्सेल पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था, तो हमने ये सारी चीजें देखी थी ना। तो कोई बताएगा सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होगा, सबस्क्रिप्ट का क्या होगा? ये भी हम डिस्कस करेंगे। अगर पता है तो फटाफट कमेंट कर दो भाई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है भाई? हाँ जी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना,
सारी चीजों को। 60 क्वेश्चन है, लेकिन 60 क्वेश्चन आपकी लाइफ के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि हमें अभी एचटेट को पार करना है, और एचटेट को पास करने के लिए आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है मैचअप करना है आपको। क्या करना है? मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, मैचअप करना है। यहाँ पर कॉलम 1 दे रखा है और यहाँ पर कॉलम 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट वो बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, और बी ऑप्शन है ऑरेकल। देखो सबसे पहले देखो ऑप्शन देखते ही समझ जाना, एक्सेल मैंने बताया था, जैसे ही एक्सेल दिखे आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, स्प्रेडशीट और वर्कशीट। क्या आना चाहिए? स्प्रेडशीट आनी चाहिए, और क्या आना चाहिए? वर्कशीट आनी चाहिए, या फिर सेल भी हो सकती हैं, रो और कॉलम भी हो सकते हैं, है ना। ऑरेकल, ऑरेकल आपका क्या है? अभी कोई बताएगा ऑरेकल का है? उबंटू, ठीक है। डी ऑप्शन है EBCDIC, ठीक है, और ई ऑप्शन है टीम वीवर। और इधर देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ में आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, रिमोट डेस्कटॉप एसएस, ठीक है, और बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट आता ही आपके दिमाग में समझ आना चाहिए कि किसका होगा भी, एक्सेल का होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बाइनरी कोड सिस्टम, बाइनरी कोड सिस्टम किसका होगा? ABCDI का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और DBMS, ऑरेकल आपका क्या होता है? DBMS होता है कि नहीं होता? कोई बताएगा? ठीक है, तो ऑरेकल आपका क्या होता है? DBMS होता है, ठीक है। और EBCD आपका क्या होता है? बाइनरी कोड होता है। उबंटू आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टीम वीवर आपका क्या होता है भाई? रिमोट डेस्कटॉप एसएस होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट है भाई, देखो EBCDI, इसका तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर जो है सबको, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होगी, कमेंट करके बताना भाई। टीम वीवर अपना लास्ट बचा है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया, ऑरेकल आपका क्या हो गया भाई? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उबुंटू आपका क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, EBCDI क्या हो गया? बाइनरी कोड सिस्टम हो गया, लास्ट टीम वीवर बचा तो आपका क्या है? डेस्कटॉप एसएस है। तो ये था आपका, इस तरीके से आप मैचअप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ट्रांजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर किस तरीके से होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, देखो T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और ऑपरेशन दे रखे हैं इसमें कि T1 जो है वो रीड कर रहा है x को, T1 क्या कर रहा है? रीड कर रहा है x को, फिर T2 जो है वो रीड कर रहा है x को, और T3 जो है वो फिर राइट कर रहा है x को, और T4 जो है फिर वो राइट कर रहा है x को। और पूछा है कि इसमें से ऐसा कौन सा होगा, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी? डर्टी रीड होगी, लॉस्ट अपडेट होगा, इनकरेक्ट समरी होगी, अनरिट्रीवेबल रीड होगा, ठीक, क्या होगा भाई, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है, डायग्राम से समझना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो ये आपकी दो ट्रांजेक्शन हो गई, T1 और T2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले T1 ने क्या किया है? रीड किया है, तो भाई रीड करवा दिया, ठीक है। अब T1 ने रीड किया, किसको रीड किया? x की वैल्यू को। सपोज करो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या थी भाई? 10 थी, ठीक है। अब T2 क्या करेगा? T2 रीड करेगा, ठीक है भाई, T2 रीड कर लेगा। तो T2 ने भी क्या रीड की? 10 रीड की, इसने भी क्या रीड किया? 10, ठीक है। अब T1 क्या कर रहा है? राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। अब इसने राइट किया x को, तो ये राइट जब x को करेगा, तो सपोज करो इसने x की वैल्यू में 5 को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है भाई, इसने कर दिया। अब क्या कर रहा है? अब जो y है, अब जो T2 है वो राइट करवा रहा है किसको? x को। तो ध्यान दो, देखो इसने राइट तो किया, लेकिन इसने अपडेट नहीं किया। कहाँ कहीं पर अपडेट किया? नहीं किया। अब जब ये T2 वाला जब इसको राइट करेगा, ठीक है, जब ये x की वैल्यू को राइट करेगा, तो एक चीज देखो यहाँ पर जो है इसने x की वैल्यू क्या रीड की हुई है भाई? 10, ठीक है। इसको नहीं पता कि T1 ने जो है x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है, इसको नहीं पता। तो ये क्या करेगा? अब यहाँ पर जब राइट करेगा, सपोज करो इसने 10 की, मैं 10 में 10 ऐड कर दिया, तो इसने जो है राइट क्या किया भाई? इसने 10 को राइट, इसने क्या राइट किया? 20। तो यहाँ पर जो बेचारे T1 ने जो राइट किया था 15 हुआ था, वैसे तो एक्चुअल में आना क्या चाहिए था भाई? 25, लेकिन आया क्या? 20।
तो जो T1 ने जो राइट किया वो तो लॉस्ट हो गया ना, मतलब वो जो T1 ने जितना भी अपना काम किया वो तो लॉस्ट हो गया। T2 ने जो लास्ट में अपडेट किया वो उसकी आउटपुट आई है, लेकिन T1 ने जो आउटपुट की थी वो तो आई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम हो रही है कि जो T1 ने राइट किया वो तो लॉस्ट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी आंसर है, जो भी हो, जहां पर भी लॉस्ट अपडेट लिखा हो वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है कि लॉस्ट अपडेट क्यों होगा भाई, किस तरीके से लॉस्ट अपडेट हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, आगे देखो। हाँ जी, आगे देखो, 4th क्वेश्चन देखो, बोल रहा है HTML वर्जन 5, HTML वर्जन 5 में जो आप यूज करते हो, जो आप टाइटल यूज करते हो, देखो पूरा नहीं लिख रही हूँ, समझ जाना, आप यूज करते हो आर्ट का, म्यूजिक का, ठीक है, मूवीज का, बुक्स का, उसके लिए जो है आप कौन सा टैग यूज करोगे, ठीक है। कौन सा टैग यूज करेंगे, ऑप्शन देख लो, साइट, रेफर, हाईलाइट और डी ऑप्शन है आपका बोल्ड। कौन से टैग का यूज करोगे भाई, कौन से टैग का यूज करते हो, देखो HTML5 में अगर मुझे म्यूजिक करना है, आर्ट करना है, या फिर मुझे बुक्स वगैरह करवाना है, तो हम क्या यूज करते हैं भाई, साइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, साइट का। तो यहाँ पर इसका आंसर भी ए होगा। देखो अब क्वेश्चन, अब देखो रेफर तो आपका कोई टैग नहीं होता, ठीक है, रेफर जो है आपका कोई भी टैग नहीं होता। अब हाईलाइट, हाईलाइट जो है वो भी आपका कोई भी टैग नहीं होता। अगर मुझे HTML में कोई चीज हाईलाइट करनी है तो वहां पर मैं कौन से टैग का यूज करती हूँ भाई, मार्क का। कौन सा टैग का यूज करती हूँ, मार्क का, ठीक है। अगर मुझे HTML के अंदर कुछ बोल्ड करवाना है, क्या करवाना है, कोई वैल्यू को बोल्ड करवाना है, तो मैं कौन से टैग का यूज करती हूँ, बी टैग का, या फिर कौन से टैग का यूज करती हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग का, ठीक है। तो बोल्ड टैग भी आपका कोई नहीं होता, हाईलाइट भी नहीं होता, हाईलाइट करने के लिए मार्क होता है और बोल्ड करने के लिए आपका बी या स्ट्रॉन्ग टैग होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है। साथ के साथ ये चीज समझते चलो कि कौन सा टैग होता है, कौन सा नहीं होता, क्या पता 2021 में इसी के बेस पे जो है आपको एज इट इज पेपर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर पे बहुत ध्यान से करवा रही हूँ, आप भी बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा समझ लेना, ये मत सोचना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक 2019 के जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे तो मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन ये है कि ऐसा चैलेंज जिसमें रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट ऑन द अदर साइड अ पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग नॉट अ मशीन, ठीक है। तो मैं करवा चुकी हूँ कि दूसरी साइड जो बंदा है वो आपका कोई आदमी है, कोई मशीन नहीं है। तो ये आपका क्या होता है अभी, कैप्चा होता है, और इसके जितने भी ऑप्शन है वो मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन वाला भी मैंने आपको डिटेल से करवा दिया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। इसके बाद जो है अगेन मैचअप का क्वेश्चन है भाई, मैचअप का क्वेश्चन देख लो क्या होता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैचअप क्वेश्चन है, इसमें जो है आपका क्या दे रखा है, बेड़ू दे रखा है, सेकंड में दे रखा है आपका अली बाबा। अली बाबा क्या है भाई, एक तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। लिंक्डइन क्या है भाई, आपकी सोशल नेटवर्किंग है। ये तो आपको नॉर्मल आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है भाई, आपका वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। और लास्ट में है एयरमेल, एयरमेल आप यूज करते हो ईमेल वगैरह के लिए, ठीक है। तो बेड़ू जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं सोशल नेटवर्किंग, मैचअप करना है भाई, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है भाई, अली। फिर है अली वो ईमेल, ठीक है। फिर है आपका सर्च इंजन, फिर है आपका ऑनलाइन शॉपिंग, और लास्ट में है आपका वेब ब्राउजर। देख लो भाई, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है, एयरमेल क्या है आपकी ईमेल है, लिंक्डइन क्या है भाई आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, अलीबाबा क्या है ऑनलाइन शॉपिंग है, और बेड़ू क्या है आपका सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसी तरीके से था, आपको पता मोजिला फायरफॉक्स का तो हर बच्चे को पता है कि क्या है, वेब ब्राउजर है।
अलीबाबा का भी सबको पता है कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है। एयरमेल लिख रखा है तो ऑब्वियसली ये ईमेल वगैरह से रिलेटेड है। बेडू क्या है, एक तरीके का सर्च इंजन है अगर आपको कुछ सर्च करवाना है तो। और अलीबाबा क्या होगा, एक ऑनलाइन शॉपिंग होगा, ठीक है। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा था और थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर अभी 2021 में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका गलत ना हो। हाँ जी, 98 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। बोल रहा है कि एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की बतानी है, एमएस ऑफिस की शॉर्टकट की बतानी है और पूछ रखा है कंट्रोल प्लस इक्वल टू जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू जो है वो किसके बराबर होता है, मैंने अभी पढ़ाते हुए आपको बताया भी था। तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है आपके सब स्क्रिप्ट के बराबर, स्क्रिप्ट के बराबर, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट आपकी क्या होती है, जो किसी वैल्यू के नीचे लगती हैं, जैसे H2O या O2, ठीक है। एक होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो ये आपका क्या बनता है भाई, सुपर स्क्रिप्ट। क्या बनती है, सुपर स्क्रिप्ट बनती है। और ये किसी वैल्यू के ऊपर लगती है। क्या लगती है, किसी वैल्यू के ऊपर लगती है, जैसे A3 प्लस B3, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सुपर स्क्रिप्ट। तो अभी हमने HTML के उसमें देखा था, अभी हमने ये आपके एक्सेल के उसमें देख लिया, ठीक है। एक्सेल में, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमएस वर्ड की एक सीरीज है। क्या है, एमएस वर्ड की एक सीरीज है। कमांड एंड इंस्ट्रक्शन क्या करवा रहा है, इज अ सीरीज ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन दैट यू ग्रुप टुगेदर as a single command accomplish a task automatically, accomplish a task automatically। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं मैक्रो। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मैक्रो कहते हैं, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, एक तरीके की कमांड या इंस्ट्रक्शन होती है जो किसी ग्रुप में इकट्ठा होकर एक सिंगल कमांड के थ्रू हम किसी टास्क को ऑटोमेटिकली अकॉम्प्लिश करवाते हैं। तो ये आपका क्या होता है भाई, मैक्रो होता है। क्या होता है, मैक्रो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हाँ जी, 10वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं भाई। 10th क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 40 आपकी क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो सबको ही पता होगा वैसे, लेकिन फिर से बता देती हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या होती है, बिट्स। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, 0 और 1, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है भाई, नीबल। नीबल क्या होता है, जो आपकी 4 बिट से मिलकर बनती है, ठीक है। और जो है अगर बोल दे डबल नीबल क्या होगा, डबल नीबल जो है वो आपके किसके बराबर होता है, बाइट के। डबल नीबल किसके बराबर होता है, बाइट के, ठीक है। फिर बाइट के बाद, मतलब बाइट जो है वो एक तो 8 बिट से मिलकर बनता है, उसको भी आप बाइट कहोगे। डबल नीबल को भी आप क्या कहोगे, बाइट कहोगे, ठीक है। नीबल जो है वो आपका हाफ होता है किसका, बाइट का, ठीक है। अगर पूछ ले हाफ बाइट क्या होगी भाई, तो नीबल होगी, ठीक है। तो किसी तरीके से क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ लेगा, आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाइट के बाद आता है आपका किलो बाइट। क्या आता है, किलो बाइट आता है, जिसको आप क्या कहते हो, 2 की पावर 10। क्या कहते हो भाई, 2 की पावर 10। किलो के बाद आता है MB, जिसको आप मेगा बाइट कहते हो, जिसको आप 2 की पावर 20 कहोगे, ठीक है। मेगा के बाद आता है GB, GB को आप क्या कहोगे, गीगाबाइट, जो कि आपकी 2 की पावर 30 होता है। गीगा के बाद आता है टेराबाइट, जो 2 की पावर 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो भाई क्या पूछा है, 2 की पावर 20 क्या हुआ है, यहाँ पर क्या दे रखा है, MB, और 2 की पावर 40 क्या दे रखा है, TB। तो आपका जो आंसर है, जहां पर भी MB और TB लिखा हो, तो वो आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के साथ जो है आपके 10 क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भाई,
11th क्वेश्चन काफी अच्छा है और मोस्टली आपके एग्जाम में आता ही आता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना। 11th क्वेश्चन में बोल रहा है which of the following values is not equal to is not equal to, वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है किसके, 6108 की पावर 8, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा भाई, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, 3 बार 0 1, 4 बार 0 2 बार 1, ठीक है, ये आपका बाइनरी है। बी ऑप्शन बोल रहा है C4 3 16, सी ऑप्शन बोल रहा है आपका 3 4 3 1 3 9, और डी ऑप्शन बोल रहा है आपका 3 0 1 0 3 और 4, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को बोल रहा है ये आपका ऑक्टल है। देखो ये चीजें हम बाइनरी में पढ़ते आए हैं, जिसमें हम डेसिमल कन्वर्जन करवाते हैं, जिसमें आपका डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो आप सबको पता है डेसिमल का बेस 10 होगा, बाइनरी का बेस 2 होगा और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होगा, और आपका जो है ऑक्टल है उसका बेस 8 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब मुझे अगर इसको बाइनरी में चेंज करना है, इसने बोला है कि इनमें से कौन सा इक्वल नहीं है, तो मतलब 3 तो इक्वल होंगे और एक इक्वल नहीं होगा। तो भाई इसका बेस देखो, अब मैं अगर इसको बाइनरी में चेंज करूं तो बाइनरी में आप सबको पता है वैल्यूज क्या होंगी, तो 3 को लिखते हैं बाइनरी के फॉर्म में, 3 को क्या लिखेंगे भाई, सॉरी 3 को क्या लिखेंगे 0 1 1, ठीक है। 0 को क्या लिखेंगे 3 बार 1, क्योंकि यहाँ पर बेस 8 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 3 बिट की यहाँ पर डिजिट होगी। फिर 1 को लिखेंगे 0 0 1 और फिर 6 को लिखेंगे 1 1 0, ठीक है। तो अब देख लो 1 1 1 1, फिर 3 बार 0, फिर सिंगल 1, फिर 4 बार 0, फिर लास्ट में डबल 1। तो ये तो जो है वो क्या है, इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ये तो आंसर होगा नहीं। फिर देखो बेस 16 है तो 4 4 के पेयर बना दो भाई, 4 4 के पेयर बना देते हैं, ये मैंने 4 4 के पेयर बना दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया 3, ये हो गया आपका 4, और ये जो है ये आपका क्या होता है भाई 13 होता है। और 13 आपका क्या होगा भाई, ए को आप 10 कहते हो, बी को आप 11 कहते हो, और सी को आप 12 कहते हो, और डी को आप क्या कहते हो भाई 13, ठीक है। एक सेकंड भाई, ये 12 होता है, ठीक है, 12 होता है, 13 नहीं होता, 13 आपका 1101 होता है, ठीक है। 1110 जो है फिर वो ई होगा, और 1111 जो है वो आपका एफ होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका 12 है, और 12 को आप क्या कहोगे भाई सी। तो ये भी आपका इसके इक्वल है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो बेस 10 करवाओगे तो आप कैसे करवाओगे भाई, इसको कैसे करोगे डेसिमल में चेंज, तो कैसे करेंगे भाई 6103, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 8 माइनस 0 से, सॉरी 8 की पावर 0 से, प्लस करो 0 इंटू 8 की पावर 1, प्लस करो 1 इंटू 8 की पावर, प्लस करो 6 इंटू 8 की पावर 3, सॉल्व कर दो भाई। 6 इंटू में 512 जमा 64 जमा 3, ठीक है। तो इस सबको आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा 3139, ठीक है। तो ये भी इसके बराबर होगा, तो लास्ट में बचा क्या, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा भाई डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा भाई डी आएगा, ठीक है। क्लियर है, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई हमारे, क्लियर है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक सेकेंड भाई, हाँ जी, बोल रहा है टू कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स, टू कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल author into a single document एक सेकेंड, सिंगल डॉक्यूमेंट ऑप्शन combine
MS वर्ड, ऑफिस 2007। ठीक है, तो देखो ये जो कंबाइन ऑप्शन है ये आपका कहाँ पर होता है, ये पूछा है आपके जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जो ये कंबाइन वाला ऑप्शन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपको मिलता है ये आप जब होम टैब पे जाते हो, ये आप जैसे होम टैब पे गए, होम के बाद आप कहाँ पर जाओगे, रिव्यू में, और रिव्यू के बाद आप कहाँ पर जाओगे भाई, कंपेयर में। ठीक है, रिव्यू आप गए होम से आप गए रिव्यू पे, रिव्यू आपको दिखा ना ऊपर, रिव्यू से आप कहाँ पर गए, कंपेयर में, तो आपको कौन सा टैब दिखता है, कंबाइन का। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है ये कंबाइन करता है रिवीजन फ्रॉम द मल्टीपल ऑथर्स। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन अच्छे से देख लो, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे डेफिनेशन ही पूछ ले कि मल्टीपल ऑथर्स को कंबाइन करता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, उसको आप क्या कहोगे, कंबाइन। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर मिलता है आपको, आप अपना खोलकर भी चेक कर सकते हो, होम पे, रिव्यू पे जाओगे, रिव्यू से आप कंपेयर पे जाओगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे थ्योरी के क्वेश्चन तो वैसे समझाने इतना वो है नहीं, मेन तो हमें जो है प्रैक्टिकली क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ताकि जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, सेकेंड बोल रहा है एक्सोर एक्स बार वाई बार, फिर बोल रहा है एक्सोर एक्स बार वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सनोर को रिप्रेजेंट करेगा, इनमें से ऐसी कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्सनोर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सनोर और एक्सोर क्या होता है, सबसे पहले वो देखो एक्सोर और एक्सनोर। ठीक है, वैसे तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक्सोर आपका क्या होता है, सेम आउटपुट पर जो है आपको इनपुट जो है वो डिफरेंट मिलती है। कैसे, 0 पे आपको 0 मिलेगा, 0 1 पे आपको 1 मिलेगा, 1 0 पे आपको 1 मिलेगा, और 1 1 पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब जहां पर सेम आउटपुट सेम इनपुट थी तो वहां पर आउटपुट का क्या मिली, 0। और एक्सोर क्या कहता है, सेम इनपुट पर आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 1, और डिफरेंट इनपुट पे आपको आउटपुट क्या मिलेंगे, 0। ठीक है, तो ये जो है इनकी मेन डेफिनेशन है, सॉरी 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करवाऊं तो ये होता है आपका एक्स की पावर वाई प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सोर गेट, और एक्सनोर गेट कहता है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई का बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन, पहली स्टेटमेंट तो एक्सनोर को डिफाइन कर ही रही है, तो ये तो होगा ट्रू। अब सेकंड में अगर मैं एक्सोर के साथ एक्स बार वाई बार लेती हूँ तो ये एक्सोर नहीं बनाएगा, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में अगर मैं एक्सोर के साथ एक्स बार वाई लेती हूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सनोर बन जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका सही होगा। तो मतलब जहां पर भी ऑप्शन में फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट दे रखी हो तो वो आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 14 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं भाई, 14 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, और क्या बोल रहा है आपका, सम करना है आपको। सम किसका करना है, 87A 6 प्लस 50B 16। भाई बेस क्या है, 16 है, और इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो, जब आप किसी भी चीजों का ऐड करते हो, आप बचपन से एडिशन करना आपने सीख लिया था, बचपन से ही आप जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हो। तो जब हम ऐड करते हैं, सपोज करो मैं आपको एक अपना नॉर्मल मैथ का जो है वो सम करके दिखाती हूँ। तो आपने सम किया 28 और 23 को आपने यहाँ पर ऐड किया, तो देखो 8 और 3 क्या होता है भाई, 11 होता है, लेकिन इसका बेस क्या है, इसका जो बेस है वो क्या है, हम हमेशा 10 लेते हैं। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, 11 को 10 में से माइनस करूंगी तो आपका 1 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो, 8 और 3 11 और 1 लिखते हैं, और हसल क्या बोलते हैं, 1। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5। तो ऐसे ही जब मैं इसको ऐड करूंगी, करो भाई 87A 50B। ठीक है, तो A को आप क्या बोलते हो, 10, और B को आप क्या बोलते हो, 11। ठीक है, अब 11 और 21 को 11 और 10 को मैं ऐड करवाऊंगी तो क्या हो गया भाई, 21। और आप सबको पता है कि जो इसका बेस होगा वो क्या होता है भाई, 16। तो 21 में से 16 को माइनस करो, क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5, और बेस क्या आ जाएगा, सॉरी बोरो क्या आ जाएगा आपका, कैरी क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, और 8 और 5 क्या होता है भाई, 13। और 13 जो है आप नहीं लिखोगे, 13 को आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि 13 जो है वो आपके 16 से छोटा है। ठीक है, तो 13 आपका क्या होता है भाई, डी।
तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया D8 5 का बेस 16। ठीक है, तो आपका जो भी ऑप्शन में मैच हो आप उसको कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन देख लो भाई। पहले ऑप्शन में दे रखा था 3 4 6 1 का बेस 10, बी ऑप्शन में दे रखा था 3 4 7 2 का 8, और डी ऑप्शन में दे रखा था 6 3 2 1 5 का 8, और सी ऑप्शन में दे रखा था 9E A 16। देखो बेस 16 है लेकिन 16 बेस का तो ये तो आया नहीं, तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसको ऑक्टल में चेंज करके देख लो, क्योंकि ऑक्टल के 2 हैं। तो देखो इसको मैंने ऑक्टल में चेंज किया तो आपका क्या आ जाएगा, 5 का 1 0 1 0, 8 का क्या आ जाएगा, 8 क्या आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, और डी आपका क्या आ जाएगा 1100। ठीक है, ये आ जाएगा भाई। तो अब इसको करके देखो भाई क्या आएगा आपका, 3 3 के पेयर बना दो, तीन तीन के पेयर बना दो भाई। 3 3 के पेयर बनाएंगे तो आपका आएगा क्या, एक सेकेंड भाई। ठीक है, तो क्या आया 6 6 0 5, क्या आया भाई 6 6 0 5 आया बेस 8। तो क्या ये किसी से मैच कर रहा है, ना बी से कर रहा है ना डी से कर रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो क्लियर है भाई, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हमारा 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में बोल रहा है फंक्शन कॉम्बिन इज इक्वल टू 4 और 2। ठीक है, क्या बोल रहा है 4 और 2। और कॉम्बिन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिन आपका क्या करता है भाई, कॉम्बिनेशन करता है ऑफ एनी नंबर विदाउट रिपीटेशन। क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी नंबर विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं एनसीआर, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर n आपका ये होगा और r आपका ये होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो भाई। 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। हाँ जी, सॉल्व करो भाई। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 कट गया तो क्या हो गया 3 2 जा 6। तो 6 आंसर आपका जहां पर भी ऑप्शन में है, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, तो आपका 6 आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ी थ्योरी सी है। ठीक है, तो थ्योरी जो है वो वैसे भी मैं आपको एज ए पीडीएफ समझा रही हूँ, तो थ्योरी आप वहां से समझ लेना। ठीक है, तो वहां से आप थ्योरी समझ लेना। यहाँ बोर्ड पे जो है हम थ्योरी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थ्योरेटिकल ही है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपका जो है प्रैक्टिकली हो। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वहां से समझ लेना। हाँ जी, अब देखो 115वां क्वेश्चन। 115वां क्वेश्चन जो है वो आपका क्या हो जाएगा 25वां क्वेश्चन, है ना। तो 115वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है और काफी जो है इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बोर्ड से ही समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन है, पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ट्रांजेक्शन T1 obtained a shared mode log s। ठीक है, और बोल रहा है ट्रांजेक्शन T2, और आपकी जो ट्रांजेक्शन T2 है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन T1 है वो ऑब्टेन कर रही है शेयर मोड को, जिसको आप लोग बोल रहे हो S, और जो ट्रांजेक्शन T2 है, ट्रांजेक्शन T2 जो है वो कौन सी मोड को वो कर रही है, एक्सक्लूसिव मोड को। किसको, एक्सक्लूसिव मोड को। ठीक है, तो ये जो है ये लोग रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, X को। ठीक है, तो देखो आप जब ट्रांजेक्शन करवाते हो ना, तो वहां पर आपके 2 तरीके के मोड होते हैं। जब आप ट्रांजेक्शन करवाते हो तो आपके 2 तरीके के मोड होते हैं, एक होता है आपका शेयर्ड और एक होता है आपका एक्सक्लूसिव। क्या होता है, एक होता है शेयर और एक होता है आपका एक्सक्लूसिव।
शेयर को आप रिप्रेजेंट करते हो एस से और एक्सक्लूसिव को करते हो एक्स से, ठीक है। तो शेयर लो को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर मुझे रीड करना हो, ठीक है, सिर्फ मुझे रीड करना हो लेकिन राइट करना ना हो, ठीक है। तो जहां पर राइट नहीं करते, सिर्फ मुझे रीड करना हो, तो वहां पर मैं कौन सा लॉ यूज करूंगी भाई, शेयर। एक्सक्लूसिव वहां पर यूज करते हैं जहां पर मुझे रीड भी करना हो और मुझे राइट भी करना हो, ठीक है। जब मुझे दोनों ऑपरेशन फॉलो करने हैं तो मैं यूज करती हूँ एक्सक्लूसिव मोड का। जब मुझे सिर्फ एक ही ऑपरेशन, ठीक है, जब सिर्फ मुझे रीड करवाना हो, जब मुझे सिर्फ रीड करना है और मुझे राइट नहीं करना, ठीक है, जब मुझे रीड करना है राइट नहीं करना, तो वहां पर मैं कौन सा यूज करूंगी भाई, शेयर। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में बोल रहा था दो स्टेटमेंट दे रखी है। T1 बोल रहा है, T1 जो है वो रीड कर सकता है Q को बट कैन नॉट राइट, मतलब T1 जो है, T1 आपका क्या है, शेयर्ड, तो रीड कर सकता है राइट नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सही है ये वाली स्टेटमेंट, है ना। एक्सक्लूसिव बोल रहा है, एक्सक्लूसिव T2 जो है वो भी रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता, लेकिन ये तो दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ओनली फर्स्ट होगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपकी सही होगी, सेकेंड आपकी क्या होगी भाई, गलत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखो भाई थियोटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो रिकरेंसिलेशन में आपको करवा चुकी हूँ, हाँ जी। अब देखो ग्राफ वाला देखो, आपको आपके पास जो है ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक ग्राफ दे रखा है भाई 8 वर्टिसेस का, ठीक है। तो आपके पास जब भी ग्राफ दे रखा हो ना, ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एज बतानी है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एज, ठीक है। तो देखो 8 वर्टिसेस हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एन आपका क्या है यहाँ पर 8 इंटू 8 माइनस वन 7 डिवाइड बाई 2, तो 2 चौके 8 यानी कि 28। तो आप मैक्सिमम जो है यहाँ पर 28 एजेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से, तो आप जो है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई 130वां क्वेश्चन है आपका, यानी कि 40वां क्वेश्चन है आपका, है ना। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सी वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है x प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स, बी ऑप्शन में बोल रहा है एक्स बार डॉट वाई प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू वाई, और सी ऑप्शन में बोल रहा है एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और डी ऑप्शन बोल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार और जेड बार, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सी सही नहीं है, कौन सी वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखो एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। पहला बोल रहा है x प्लस एक्स वाई, तो क्या ये x के बराबर आ रही है, x कॉमन ले लो भाई, 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, क्योंकि 1 में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, ये थ्योरम थी जो हमने देखी थी, 1 में अगर मैं कुछ भी ऐड करती हूँ तो आपका 1 ही आता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आपका x ही आएगा, तो मतलब ये आपकी क्या है, वैलिड है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉट वैलिड पूछा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड में बोल रहा है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई, कॉमन क्या होगा भाई यहाँ से y, तो x बार प्लस एक्स बार x किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये भी जो है आपका y के बराबर होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, वैलिड, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में बोल रहा है x बार y बार प्लस एक्स वाई, तो ये आपका क्या है भाई, एक्स नोर गेट है, क्या है, एक्स नोर गेट है, और एक्स नोर गेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपका x के बराबर होगा, तो हम इसको किसी हाल में x के बराबर नहीं कर सकते, तो आपकी ये वैलिड नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो ये होगा, ये क्या है आपका नॉट वैलिड, तो यही पूछा था नॉट वैलिड, ठीक है। और डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन जो है आपकी डी मॉर्गन थ्योरम आपने देखी हो तो क्या करती है भाई, प्लस होता है, तो हम प्लस हटा के क्या करेंगे, बार लगा देते हैं, यानी कि एक्स बार वाई बार और जेड बार, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो डी वाला भी वैलिड है, ए भी वैलिड है, बी भी वैलिड है, सी आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ जी, एक बुलियन एक्सप्रेशन में बोल रहा है y प्लस जेड, सॉरी वाई जेड प्लस जेड, ठीक है। तो बोल रहा है किसके बराबर होगा, तो यहाँ से जेड कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई, और ये भी आपके 1 के बराबर होता है, तो ये जो है वो जेड के बराबर होगी, और यहाँ पर जो जेड है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मुझसे नवीन ने भी पूछा था भाई, आपका नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये जो है डायरेक्ट आपके फ्रोजन की बुक से लिया गया है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन काफी लेंदी आए हुए हैं, मतलब जो आपका एस्टेट का 2019 का पेपर था, वहां पर जो क्वेश्चंस हैं 2-3 क्वेश्चन काफी लेंदी हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो काफी इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ जी, देखो बोल रहा है एक नेटवर्क है CSMACD, क्या बोल रहा है CSMACD। CSMACD क्या होता है भाई, सबसे पहले फुल फॉर्म ही देख लो, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस। क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कॉलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कॉलिजन डिटेक्शन, ठीक है। तो ये होता है आपका CSMACD। और आगे क्या बोल रहा है, इसकी जो बैंडविड्थ है, वो क्या है, बैंडविड्थ दे रखी है भाई 10 Mbps। क्या दे रखी है, 10 Mbps दे रखी है, और बोल रहा है इफ द मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम आपको गिवन है, प्रोपोगेशन टाइम दे रखा है आपको 25.6 मैक्रो सेकेंड, ठीक है। और बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्रेम, मैक्सिमम साइज बताना है फ्रेम का, तो वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, मैक्सिमम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, TFR इज इक्वल टू 2P TP, ठीक है। तो ये आपका TP होगा भाई, सॉरी, तो ये आपका प्रोपोगेशन टाइम है भाई, ठीक है। तो प्रोपोगेशन टाइम आपका क्या है 25.6, और जो आपका मैक्सिमम फ्रेम ट्रांजिशन है वो किसके बराबर होता है, 2TP के बराबर, ठीक है। तो आगे क्या पूछ रहा है, आगे बोल रहा है कि आपको जो है मिनिमम कितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, TP आपका क्या है ये, तो 2 × 25.6 इज इक्वल टू, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 × 12 और 2 × 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 15.2 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब बोल रहा है कि मिनिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी है भाई, बैंडविड्थ आपकी 10 है, तो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 51.2 × 10 क्या आ जाएगा 512 माइक्रो सेकेंड, क्या आ जाएगा 512, 10 Mbps से जो है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 10 Mbps से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 बिट आएगा। और जब हम इसको, जो आपका आंसर है वो क्या किस में है भाई, बाइट में, आपका आंसर जो है वो बाइट में पूछा है, तो जब आप बिट को बाइट में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 512 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 64 बाइट, क्या आ जाएगा 64 बाइट, क्योंकि यहाँ पर जो है मिनिमम पूछा है। तो देखो आपका जो है मैक्सिमम फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इतना होता है, ठीक है। अब हमें बैंडविड्थ दे रखी है इतनी, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बिट में आ जाएगा, और बिट को आपको चेंज करना है बाइट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ जी, अब है 141 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2-4 क्वेश्चन इतने जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, तो इनको तो आप मिस नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को जो मैं समझा रही हूं। बोल रहा है एक डायरेक्टेड ग्राफ है, क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ में जो है डायरेक्शन गिवन होती है, क्या होती है भाई, डायरेक्शन गिवन, डायरेक्शन आपको बता देता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अब बोल रहा है G इज इक्वल टू VE,
क्या बोल रहा है, G इज इक्वल टू V और E, ठीक है, यानी कि आपके वर्टेक्स और एजेस, ठीक है। तो क्या होंगे भाई, आपके पास 4 वर्टेक्स हैं, A B C D। क्या है, A है, B है, C है और D है, ठीक है। अब आपको दे रखा है E इज इक्वल टू, जो एज है वो किस तरीके से जा रही है, A से B पे जा रहा है, A से C पे जा रहा है, B से C पे जा रहा है और B से D पे जा रहा है, ठीक है। तो कर दो भाई, A से गया B पे, डायरेक्शन लगाना मत भूलना, ये डायरेक्शन का साइन है। फिर A से गया C पे, डायरेक्शन लगा दो भाई। फिर B से गया C पे, डायरेक्शन लगा दो भाई, ठीक है। फिर आपका B से गया D पर, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन लगाते हुए चलो। तो अब यहाँ पर देखो, हाँ, और D से जा रहा है C पर, और D से जा रहा है C पर। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया था, तो D से C पर भी जा रहा है, लगा दो भाई, लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका डायरेक्टेड ग्राफ है, और पूछ रहा है कि टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पूछ रही है आपसे। क्या पूछ रहा है, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। तो आपसे क्या पूछा है, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पूछी है। और टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग क्या होती है भाई, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग वो होती है जहां पर आपकी साइकिल नहीं बनती, डज नॉट मेक साइकिल, जहां पर आप साइकिल नहीं बनाते, वो आपकी क्या होती है भाई, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम जब ऑर्डर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, हम ऑर्डर वहां से स्टार्ट करते हैं जिसकी इनकमिंग एज जो है वो 0 होती है, ठीक है। अब देखो, ए के पास कोई एज आ रही है, इस ए के पास किसी से आ रहा है नहीं, तो इसकी इनकमिंग एज कितनी है, 0। बी के पास किसके पास से आ रहा है, सिर्फ ए से बी पे जा रहा है, तो इसकी इनकमिंग एज कितनी है, 2। अब बी से डी के लिए जा रहा है, और इसकी भी इनकमिंग एज कितनी है भाई, 1 सेकेंड। बी से डी पे जा रहा है, और हाँ, अब सी की देखो, सी की इनकमिंग एज कितनी है भाई, 1 2 और 3। सी की इनकमिंग एज कितनी है भाई, 3, ठीक है। तो अब देखो, मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, ए से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ए की 0 थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अब हम किससे स्टार्ट करेंगे भाई, अब देखो बी की इनकमिंग एज देखो, क्योंकि ए तो मेरा हो गया, तो ए की मैंने जितनी भी एजेस थी, ए जिससे भी कनेक्टेड था, मैंने उसको रिमूव करवा दिया। तो बी की इनकमिंग एज कितनी हो गई, 0, ठीक है। डी की कितनी है, डी की तो आपकी 1 ही है, ठीक है। सी की कितनी हो गई भाई, 2, बी से और डी से, ठीक है। तो अब मैं किसको लिखूंगी, बी को, ठीक है। अब देखो, अब बी को रिमूव कर दो भाई, कर दिया भाई। अब देखो, डी की आपकी 0 और सी की आपकी क्या हो जाएगी, 1। तो हम किसको लिखेंगे, डी को, और फिर किसको लिखेंगे, सी को। तो ये होता है आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डर, कि मतलब जहां जिसकी इनकमिंग एज 0 होगी, हम उसको पहले उसी ऑर्डर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप जो पहले ए का 0 था, फिर बी का 0, फिर डी का, फिर सी का, इस तरीके से मैंने इसको इस ऑर्डर में लिख दिया। तो क्लियर है भाई, क्या होता है टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग, क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7-8 क्वेश्चन रह गए हैं आपके, ठीक है। तो उन्हीं में से देख लेते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, कुछ की जो है थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो बोर्ड पे लिखने में आपका भी और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप वेट करते रहोगे कि कब क्वेश्चन पूरा हो, तो इसलिए जो है उनको मैं पीडीएफ के फॉर्म में समझा दूंगी, और जो थ्योरेटिकल मतलब जो प्रैक्टिकली है उनको हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे पूछा एग्रीगेट फंक्शन। आप सबको पता है कि एग्रीगेट फंक्शन अपने 5 होते हैं एसक्यूएल के अंदर। कौन कौन से होते हैं भी, मैक्स, मीन, काउंट, सम, एवरेज, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बोल रहा है 3 लेवल मेमोरी हियरार्की। क्या है, 3 लेवल मेमोरी हियरार्की है। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 144 है, ठीक है। बोल रहा है 3 लेवल मेमोरी हियरार्की। 3 लेवल मेमोरी हियरार्की आपकी कौन सी होगी, कैश, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो कैश हमारी छोटी होगी, मेन मेमोरी थोड़ी उससे ज्यादा बड़ी होगी, और सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद बोल रहा है असेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। कैश मेमोरी का जो असेस टाइम है, ठीक है, असेस टाइम कितना है भाई, 5 नैनोसेकेंड, ठीक है। और मेन मेमोरी का है 100 नैनोसेकेंड, ठीक है। और आपका जो सेकेंडरी मेमोरी का जो असेस टाइम है वो है 10 मिलीसेकेंड, ठीक है।
अब देखो ये तो आपका नैनो सेकंड में आ गया, ये नैनो सेकंड में आ गया और ये आपका आ गया मिली सेकंड में। अब जो आंसर दे रखे हैं ना, आंसर आपसे पूछा है नैनो सेकंड के अंदर, तो आप समझ लो कि आपको मिली सेकंड को किस में चेंज करना है भाई, नैनो सेकंड में। तो मैं इसको चेंज कर ही लेती हूँ, तो कर लो भाई। देखो मिली सेकंड आपका क्या होता है 10⁻³ और नैनो आपका क्या होता है 10⁻⁹। तो 1 मिली सेकंड बराबर है नैनो सेकंड। नैनो सेकंड करना हो तो 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁹। तो देखो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि इधर भी मेरा जो है 10⁻³ आ जाए, -3 आ जाए। तो अगर मैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है मेरे दोनों 10⁻³ 10⁻³ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो जो आपका 1 मिली सेकंड है किसके बराबर होगा, 1 नैनो सेकंड किसके बराबर होगा भाई 10⁻6 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा 10 मिली सेकंड है, ठीक है, 10 मिली सेकंड है, तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 सेकंड भाई, 1 मिली सेकंड बराबर है 10⁻6 नैनो सेकंड और 10 मिली सेकंड बराबर किसके हो जाएंगे 10⁻7 नैनो सेकंड, ठीक है। तो इसको मैंने नैनो सेकंड में चेंज किया तो 10⁻7 नैनो सेकंड आ गया। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन देखो, 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते जाएंगे ताकि आपको भी इजी रहे। आगे बोल रहा है इन द हिट रेशो। देखो आपके जब आप पेज को हिट करवाते हो ना तो दो ही चीज होती है, एक तो पेज हिट होता है, एक होता है पेज फॉल्ट। या तो आपको पेज मिल जाएगा या फिर आपको पेज फॉल्ट हो जाएगा, आपको कहीं और ढूंढना पड़ेगा। देखो अब देखो, या तो देखो अगर पेज मेरा कैश मेमोरी में मुझे मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया, तो सिर्फ जो असेस करने का टाइम है वही लगेगा ना। अदरवाइज जो है अगर मुझे यहाँ पर पेज नहीं मिला तो मैं कहाँ पर जाऊंगी भाई, मेन मेमोरी में। अगर मुझे पेज अगर एसेस हो गया, हिट हो गया, तो भाई ठीक है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा पेज फॉल्ट हो गया तो भाई मैं कहाँ पर जाऊंगी, मेन मेमोरी में, ठीक है। तो देखो कैश को जो एसेस करने का टाइम है वो लगेगा, फिर मेन मेमोरी को जो मैंने एसेस किया वो लगेगा। अब सपोज करो कि मेन मेमोरी में भी आपका पेज फॉल्ट हो गया, तो फिर आप कहाँ पर जाओगे, सेकेंडरी मेमोरी में। तो आप सेकेंडरी मेमोरी में चले गए, तो देखो इसको असेस किया, फिर इसको असेस किया और फिर इसको असेस किया, तो तीनों का टाइम लगेगा ना आपको, तो वही देखेंगे, ठीक है। अब देखो 80% है आपका हिट और कैश का है 99.5। तो मेन मेमोरी द क्लोजेस्ट एवरेज एसेस टाइम बताना है आपका हायरार्की ऑफ नैनो सेकंड। क्या होगा भाई, देखो अब देखो यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है। अब देखो भाई अगर मैं हिट इन कैशे, अगर आपका जो है पेज मेमोरी में कैश में मिल जाता है, पेज जो है वो हिट हो गया कैशे के अंदर, तो क्या होगा, जो असेस करने का टाइम है, असेस करने का एवरेज टाइम क्या है 80%, यानी कि 0.8 इंटू, ठीक है, इंटू क्या है भाई, आपको कितना मतलब आपको वो लगा 5 नैनो सेकंड था, तो इसलिए मैंने 5 से इसको क्या कर दिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो अगर जो पेज आपका यहाँ नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आएगा कि नहीं आएगा, 0.2 आ गया, ठीक है। अब कैश मेमोरी का पहले मैंने इसको असेस किया, ठीक है, पहले मैंने इसको असेस किया और फिर मैंने किसको असेस किया भाई, उसको। तो क्योंकि 99.5% एसेस करने का टाइम इसका भी तो है, तो मैं ये भी तो हिट वाला लगाऊंगी ना, कि अगर हिट कर गया तो ये भी दिखेगा, अगर हिट नहीं किया तो फिर हम पेज फॉल्ट वाले पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो पहले मैंने इसको असेस किया 5 और फिर मैंने इसको भी असेस किया 100, तो ये वाला था आपका मेन मेमोरी को असेस करने के लिए और ये था आपको कैश को असेस करने के लिए, ठीक है। अब देखो अब यहां पर भी नहीं मिलता तो मेन मेमोरी में क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा 0.005, ठीक है, 2 0 आएंगे और फिर आएगा आपका 5 प्लस 100 प्लस 7 बार 0 2 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका यहां पर आ जाएगा और इसके साथ जो है आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका असेस करने का टाइम है कि पहले आपने इसको किया, फिर आपने इसको किया और फिर आपने किया इसको, तो तीनों का टाइम ऐड होगा आपका कहां पर भाई, सेकेंडरी मेमोरी में। तीनों का टाइम ऐड होगा ना भाई सेकेंडरी मेमोरी में, क्लियर है भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका 0.2 भी आएगा क्योंकि हम पहले कैश से गए थे। तो सबको देख लो भाई, सबको देखा मैंने तो मेरा आया 4, ठीक है। फिर हम इसको देख लो
2/10 गुणा में 995/1000 इंटू में 105 जमा में, और इसको कर लो भाई 2/10 गुणा में 5/1000 गुणा में, ऐड कर दो भाई इन सबको, क्या हो जाएगा 5 और 105, 4 0 105। ठीक है, ये हो गया। तो ये 10 से 10 ये कट गया। ठीक है, अब इसको देखो 2 पंजे 10 और इसको काटो भाई 5 दूनी 10 21। ठीक है, और इसको काटो भाई 5 दूनी 10 200, 5 एकम 5 और 5 नीम 45, 4 5 नीम 45। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको कितना मिलेगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4179 अपॉन में 200 जमा में, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 बार 0 एक 105 अपॉन में 1000। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे पॉइंट के अंदर तो 4 प्लस 20.895 जमा में 4 बार 0 3 बार 0 ना तो 0.105। ठीक है, तो अब इनको ऐड करवा दो भाई, इनको ऐड कर लेते हैं 2 4 0.105 ऐड कर लो 20.895 और 4, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 125.00। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा भाई 125.00। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई, देखो अप्रोक्सीमेट पूछा है तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जो कि 100 और 24 दे रखा है। वैसे एक्चुअल तो इसका 125 आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन बोला है तो 125 जो है 24 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 145 में क्या बोल रहा है, 145 में जो है आपसे बाकी तो सारे थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, बाकी ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपके यही थे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के जो है मैं आपको आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी में भी डाउट है या कुछ और पूछना है या फिर से पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।